तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा का आज आखिरी दिन है। कल 31 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं आरके विश्वकर्मा। आपको बता दें कि अगले डीजीपी के नाम को लेकर चल रहा है अभी मंथन। 1988 बेंच के विजय कुमार हो सकते हैं अगले डीजीपी, ये जानकारी मिल रही है। आनंद कुमार, प्रशांत कुमार भी डीजीपी की रेस में शामिल हैं। 1 साल से पुलिस की कमान कार्यवाहक डीजीपी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार फिर एक बार कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चलाएगी। दरअसल वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी डॉक्टर आरके विश्वकर्मा 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ना ही अपने सेवा विस्तार या फिर अस्थायी डीजीपी के लिए कोई प्रस्ताव भेजा नहीं है। इसके चलते लग रहा है कि तीसरी बार फिर यूपी को कार्यवाहक डीजीपी ही मिलने जा रहा है। हालांकि अब भी डीजीपी का नाम तय होने में 2 दिन का समय बाकी है। इसके बाद भी नए कार्यवाहक डीजीपी के नामों को लेकर चर्चा का बाजार खूब गरमाया हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 साल से पुलिस की कमान कार्यवाहक डीजीपी संभाल रहे हैं। हालांकि आगे भी क्या वही संभालते हैं ये देखना होगा, लेकिन कई ऐसे नाम जो कि अब इस रेस में शामिल भी होते नजर आएंगे। तो आपको बता दें, कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा का आज आखिरी दिन है। तो एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। एसके, कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा का आज आखिरी दिन है। 31 मई को वो रिटायर हो रहे हैं। किन नाम को इसमें जोड़ा जा रहा है? क्या वही रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा डीजीपी के तौर पर मिलने वाला है? बिल्कुल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर लगातार काम जारी है और स्थायी डीजीपी की तलाश भी लगातार है। हालांकि अगर हम नियमों की बात करें तो जिस अधिकारी का कार्यकाल 6 माह का कम से कम बचा हो उसको डीजीपी की कमान सौंपी जाती है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ जो सीनियरिटी के आधार पर आईपीएस अफसर हैं उनके नाम केंद्रीय चयन बोर्ड को भेजे जा चुके हैं। हालांकि अभी तक किसी भी स्थायी डीजीपी के तौर पर नियुक्ति के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिले हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद यह की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में जो अब डीजीपी होगा वो फिर कार्यवाहक के तौर पर होगा। हालांकि इसके पहले भी जो डीजीपी रहे डीएस चौहान वो भी कार्यवाहक ही थे और वर्तमान के आरके विश्वकर्मा भी कार्यवाहक डीजीपी हैं और आगे भी अभी चूंकि किसी का नाम नहीं तय है उसमें कई चीजें हो सकती हैं। एक तो आरके विश्वकर्मा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है चूंकि कल वो रिटायर हो रहे हैं। न केवल वो अकेले रिटायर होंगे बल्कि उनके साथ में 3 और आईपीएस मतलब कुल 4 आईपीएस कल रिटायर हो रहे हैं, जिसमें डीजी आरके विश्वकर्मा हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें डीजी ईओडब्ल्यू हैं, साथ ही साथ डीजी विशेष जांच हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 4 अधिकारी और रिटायर हो रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में कवायद चल रही है। अब देखना यह होगा कि जब विपक्ष भी लगातार हमले बोल रहा हो तो ऐसी स्थिति में सरकार उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लेकर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि केंद्रीय बोर्ड से अनुमोदन के बिना उत्तर प्रदेश में किसी स्थायी डीजीपी की तैनाती नहीं की जा सकती। हालांकि अगर हम डीजीपी की तैनाती की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर हम जो सीनियरिटी के आधार पर ऑफिसर्स हैं, जिसमें अगर हम देखें तो विजय कुमार जो कि डीजी सीबीसीआईडी हैं, उनके पास विजिलेंस का भी अतिरिक्त चार्ज है। 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं और अप्रैल 2024 में उनका रिटायरमेंट है। तो एक लंबा कहीं ना कहीं उनके पास अभी वक्त बचा हुआ है रिटायर होने के लिए और साथ ही साथ सीनियर अफसर भी हैं। तो ज्यादा उम्मीद यह की जा रही है कि या तो उनको स्थायी डीजीपी के तौर पर, चूंकि पैनल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भेजा जा चुका है, तो उनकी तैनाती स्थायी तौर पर भी की जा सकती है। अगर स्थायी तैनाती कल तक नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उनको कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज दिया जा सकता है, क्योंकि वो दलित वर्ग से भी आते हैं और 2024 से पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण को साधने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरे आईपीएस हैं डीजी आनंद कुमार जो इस समय कोऑपरेटिव में तैनात हैं। हालांकि इसके पहले वो जेल प्रशासन देख रहे थे, एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं और लगातार कहीं ना कहीं सरकार के कई मामलों को जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं कोशिश की कि बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जाए, जेलों की प्रक्रिया को सुधारा जाए, तो अच्छा काम किया है डीजी आनंद कुमार ने। उनका नाम भी चल रहा है। वो भी 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं और जनवरी 2024 में उनका रिटायरमेंट है। तो सीधे तौर पर देखें कि उनका भी कार्यकाल काफी बचा हुआ है और सबसे बड़ी बात
बात यह है कि वरिष्ठ आईपीएस हैं, सीनियरिटी के आधार पर भी पैनल में उनका नाम है। तो अब देखना यह है कि 24 घंटों का वक्त है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसको कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर तैनाती दी जाती है या फिर अस्थायी डीजीपी के लिए केंद्र को भेजे गए पैनल से कोई वहां से अनुमोदन पत्र आता है या फिर आरके विश्वकर्मा का ही कार्यकाल बढ़ाया जाता है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में सीनियरिटी की बात करें तो सबसे सीनियर 1987 बैच के मुकुल गोयल हैं, लेकिन वो पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको हटाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार जैसे ही दोबारा सत्ता में वापस आई थी उनको हटा दिया गया था। तो उनकी उम्मीद नहीं है। आनंद कुमार और विजय कुमार सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के तौर पर, चाहे वो कार्यवाहक के तौर पर उनकी तैनाती हो या फिर भेजे गए पैनल में स्थायी डीजीपी की अगर अनुमोदन मिलता है तो उसके तौर पर उनकी तैनाती की जाए। चलिए देखना होगा कि उत्तर प्रदेश को इस बार डीजीपी मिलता है कि नहीं स्थायी, देखना होगा या कार्यवाहक से ही यहां पर सरकार की तरफ से काम चलाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एसके, और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रामपुर से खबर आपको बताते हैं। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला, और आपको बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें आज आजम परिवार कोर्ट में मौजूद रह सकता है। तमाम तरीके की दलीलें इसमें रखी जा सकती है, क्या कुछ होगा देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच अब्दुल्ला आजम जिसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, 2 जन्म पत्र का ये पूरा मामला है। और आपको बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई भी होनी है। क्या कुछ फैसला आएगा देखना होगा। लेकिन आज बताया जा रहा है कि आजम खान का पूरा परिवार मौजूद रह सकता है। तो फहीम खान हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। फहीम, क्या कुछ माना जाए 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला, सुनवाई होनी है, कितने बजे सुनवाई होगी, किस तरीके की दलीलें यहाँ पर रखी जाएगी, और क्या ये संभावना है कि आजम का पूरा परिवार इसमें कोर्ट में मौजूद रह सकता है? जी सपना, देखिए आज बहुत चर्चित मामला है, ये बहुत चर्चित है। अब्दुल्ला आजम का 2 पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट और 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामला जो है, आज 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाहों की गवाही होनी है। पिछली तारीख पर गवाह की तबीयत खराब हो गई थी, जिसमें एक गवाह की गवाही हो सकी थी और दूसरे गवाह की तबीयत खराब होने की वजह से गवाही टल गई थी। तो आज इस मामले में गवाही होनी है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज अब्दुल्ला आजम खान मौजूद रह सकते हैं, आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा मौजूद रह सकती हैं। और इसमें बहस और जिरह होनी है। जब गवाही होगी तो गवाही के दोनों तरफ के वकील खड़े होंगे, में आर्गुमेंट होंगे, आर्गुमेंट में किस तरह की चीजें सामने आती हैं ये देखना तो दिलचस्प होगा, आगे की बात है। लेकिन फिलहाल इसमें जो तारीख है आज, इसकी तारीख पे अब ये लोग हाजिर होते हैं या फिर डेट लेते हैं। हालांकि संभावना यही है कि आजम खान और आजम खान के परिवार अब्दुल्ला आजम इस तारीख पर मौजूद रहेंगे और 2 जन्म प्रमाण पत्र मामला जो है उसमें साक्ष्य के तौर पर गवाहों को प्रस्तुत करेंगे। तो जिस तरह से पिछली डेट पे भी एक कैसेट दिखाई गई थी जो कि शादी की थी, अब्दुल्ला आजम खान के मामू की जो शादी हुई थी, उसमें वो 2 से लेके 2.5 माह के बच्चे के रूप में माँ की गोद में दिखाए गए थे और उनके मामा की ही गवाही भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला आजम मेरी शादी पर 1993 की बात है कि ये 2-2.5 महीने के। तो इस तरह से जो है दलीलें सामने आ रही हैं, सबूत भी दिए जा रहे हैं और उन्होंने फॉरेंसिक लेबोरेटरी टेस्ट के साथ में बाकायदा जो है वो जो कैसेट थी, शादी की कैसेट, वो जमा की अदालत में। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और आज और क्या सामने आने वाला है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आज गहमा गहमी बहुत रहेगी और सियासी पारा, चूंकि गर्मी तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन सियासी पारा जो है रामपुर का सुबह से ही हाई है, क्योंकि आज क्या रहने वाला है, देश और दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई है। जी सपना, बिल्कुल देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से आज क्या कुछ फैसला आएगा और किस तरीके से दलीलें जो हैं यहाँ पर रखी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच देखिए लगातार जानकारी दे रहे थे आपको, और आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। पुलिस से ट्रेनिंग की जमीन दिखाकर 65 लाख की ठगियां की गई है। जमीन की फर्जी रजिस्ट्री दिखाकर एग्रीमेंट किया गया, एफआईआर इस दौरान दर्ज की गई। सरकारी जमीन को खुद का बताकर एडवांस ले लिया। रिश्तेदार ने फ्लैट दिलाने के नाम पर हड़पे लाखों रुपए, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें हजरतगंज थाना में अब जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। हालांकि
लाखों की यहां पर ठगी का मामला सामने आया है। इसको लेकर एफआईआर दर्ज है। क्या कुछ होता है इस पूरे मामले पर देखना होगा, पुलिस की तरफ से क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी ठगी जिसका ये मामला सामने आया है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें पुलिस ट्रेनिंग की जमीन दिखाकर 65 लाख की ठगी यहाँ की गई है। जमीन की फर्जी रजिस्ट्री दिखाकर एग्रीमेंट को साइन किया गया। हालांकि अब इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरकारी जमीन को खुद का बताया गया और इसके लिए एडवांस रुपए भी ले लिए। रिश्तेदार ने फ्लैट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए हैं। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से ले लेते हैं। नीलेश, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा और अब इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सरकारी जमीन को अपनी बताकर जो है बेचने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ट्रेनिंग की जमीन थी जिसको 65 लाख रुपए जिस पर ठगी की गई है। जब ये ठगी का मामला सामने आया उसके बाद हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और हजरतगंज पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद ठगों की तलाश में जुट गई है। रिश्तेदारों में फ्लैट दिलाने के नाम पर, प्लॉट दिलाने के नाम पर ये लाखों रुपए की ठगी हुई है। और राजधानी में इस तरीके से अगर सरकारी जमीनों और खासतौर पर अगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की जमीन है जिसको अपनी निजी जमीन बताकर बेचने का प्रयास किया गया है, अब इस पर जो है सख्त कार्रवाई होने की मांग जो है पुलिस विभाग भी कर रहा है। साथ ही साथ उन ठगों के ऊपर बेहतर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो सरकारी जमीन को अपनी बताकर लोगों को ठगी का शिकार बना सके, जिससे एक नजीर पेश की जा सके। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है। नीलेश, लेकिन ये कैसे पता चला कि ये सरकारी जमीन थी? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन को अपना बताकर यहाँ पर एडवांस भी लिया गया। इसका खुलासा कब हुआ? देखिए, बिल्कुल जिस व्यक्ति ने जमीन को खरीदने के लिए टोकन मनी दी थी, जब उसने टोकन मनी देने के बाद जमीन पर वो गया और आसपास के लोगों से पड़ताल की तो पता चला कि ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की जमीन है। जिसके बाद उसने दस्तावेजों को विस्तृत रूप से चेक कराया तो उसको पता हुआ कि उसके रिश्तेदारों ने ही उसके साथ ठगी कर डाली है। जिसके बाद हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया और ठगों की तलाश के लिए पुलिस ने टीमें लगा दी हैं, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की जमीन को अपना बताकर बेचने का प्रयास किया गया है। और जब ठगी की जानकारी जिस व्यक्ति को हुई जो टोकन मनी दे चुका था, 65 लाख रुपए करीब दिए जा चुके थे, और उसके बाद जब ये मामला सामने आया है तो उसके बाद मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। चलिए नीलेश, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो दिल्ली से खबर आपको बता दें, मणिपुर हिंसा मामले में कांग्रेसी नेता आज राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नेतृत्व में राष्ट्रपति से कांग्रेसी नेता मिलने पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें मणिपुर के हिंसा के बारे में राष्ट्रपति को अवगत इस दौरान कराया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में भीषण हिंसा हुई थी। अब इसको लेकर कांग्रेसी नेता आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये मुलाकात होने जा रही है। राष्ट्रपति से तमाम कांग्रेसी नेता मिलेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है और जिस तरीके का नुकसान हुआ है, इसको लेकर राष्ट्रपति को कांग्रेसी नेता अवगत कराएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मणिपुर के हिंसा के बारे में राष्ट्रपति को यहां अवगत कराया जाएगा तमाम कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि मणिपुर में जो भी हिंसा हुई है उसके बारे में अवगत यहां पर राष्ट्रपति को कराया जाएगा। हालांकि कई सवाल कांग्रेसी नेताओं ने मणिपुर हिंसा को लेकर उठाए थे बीजेपी पर, और अब आपको बता दें कि इसको लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचने वाले हैं कांग्रेसी नेता। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता पहुंचेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, और इस दौरान राष्ट्रपति को इस पूरे मामले के बारे में अवगत कराने वो वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि मुलाकात इसलिए भी बेहद अहम क्योंकि 28 तारीख को संसद का उद्घाटन जब हुआ था तो लगातार कांग्रेस की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ही संसद का उद्घाटन हो, और उसके बाद ऐसा पहली दफा जब मुलाकात कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यहां पर की जाएगी। हालांकि ये जो मुलाकात है वो मणिपुर हिंसा को लेकर की जा रही है।
मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, जितना नुकसान हुआ, इसको लेकर अवगत यहां पर राष्ट्रपति को कराया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कई तरीके के यहां से संदेश देने की कांग्रेस कोशिश करेगी। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति को अवगत यहां पर मणिपुर के हिंसा के बारे में कराया जाएगा। राष्ट्रपति से आज मुलाकात इन कांग्रेसी नेताओं की होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नेतृत्व में राष्ट्रपति से ये कांग्रेसी नेता मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। वहीं दिल्ली से ही खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर का निधन हो गया है। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज उनका चल रहा था। 48 साल के कांग्रेसी नेता थे और आपको बता दें कि महाराष्ट्र से एकमात्र कांग्रेसी सांसद थे सुरेश उर्फ बालू धानोरकर। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से मेदांता में वो भर्ती थे, इलाज उनका किया जा रहा था। इससे पहले किडनी की बीमारी का नागपुर में भी उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। और बेहद शोक की खबर आपको बता दें कि सांसद बालू धानोरकर, जिनका 48 साल की उम्र में निधन हुआ, कांग्रेस में गमगीन माहौल पूरा हो चुका है। आगरा से खबर आपको बता दें, नवीन गल्ला मंडी स्थित केमिकल गोदाम में आग लग गई है। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। बिना एनओसी और मानकों के संचालित हो रहा था ये केमिकल गोदाम, यानी कि एक बहुत बड़ी लापरवाही इसमें। और इसी बीच अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। और लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से आग लगी है, तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। नवीन गल्ला मंडी स्थित केमिकल गोदाम ये है, जहाँ पर भीषण आग अचानक से लग जाती है, जिसके बाद इसकी सूचना दमकल विभाग के कर्मचारियों को दी जाती है। मौके पर कई गाड़ियां पहुंचती हैं और बमुश्किल आग पर काबू पा लिया जाता है। लेकिन इसी बीच जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि बिना एनओसी और मानकों के ये केमिकल गोदाम संचालित हो रहा था, यानी कि ये बहुत बड़ी लापरवाही इस दौरान देखने को मिल रही है। और इसी बीच अब इस पूरे मामले पर इसके संचालक पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा। लेकिन ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि भीषण आग यहां इस गोदाम में लग जाती है, केमिकल गोदाम ये, और देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की चपेट में आ जाता है। हालांकि इसकी सूचना दमकल विभाग की टीम को दी जाती है, जिसके बाद बमुश्किल आग पर काबू पा लिया जाता है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर कोतवाली दयोरिया कला क्षेत्र में आपको बता दें, झंडी यात्रा देखने चौराहे पर आए एक मासूम की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना पर दियोरिया कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत कराया है। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और पूरे मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में एक मासूम आ गया। झंडी यात्रा के दौरान ये हादसा हुआ है और आपको बता दें कि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चालक अज्ञात। वहीं हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली है। हापुड़ अभिषेक वर्मा ने ये बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का अवैध वसूली करते हुए वीडियो जमकर वायरल हुआ था। दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई हुई है, गाज यहां पर गिरी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, अवैध वसूली करने का एक वीडियो सामने आया था। अब इसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हापुड़ में की गई है। एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का अवैध वसूली करता हुआ एक वीडियो जो कि जमकर वायरल हुआ था। कई तरीके के इस दौरान टिप्पणियां भी यहां लोगों के द्वारा की जा रही थी। दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी जिन पर बड़ी कार्रवाई हुई। रात में करीब 12:30 बजे, करीब 12:30 पौने 1 पे मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया। जब उनका फ़ोन नहीं उठा था
कई बार उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि एक बार देख के आओ क्या बात है उधर है। तो मैं इधर आया तो देखा कमरा खुला हुआ था और ये अंदर बेसुध लेटे हुए थे। तो मैंने तुरंत फिर उसके बाद कॉल वॉल करके उधर फिर डॉक्टर के यहाँ लेके गया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। फिर उस तनाव में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर तनाव में रहते। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।